हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। तो आज आपके सामने अगेन सैम्पल क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 ऑफ द ईएसआई एंड एआरडी सेक्शन। आज है अपना डे 5। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड दिस लेट मी रिमाइंड यू, दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्लेलिस्ट। हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है वेयर वी अटेम्प्ट अ मॉक क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस। आई टेल यू द एक मॉक क्वेश्चन आपको सैंपल दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर एक आइडियल क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो सकता है, राइट। वो एक आइडियल है, इट्स नॉट लाइक कि वही एक सिंगल आंसर वही करेक्ट है, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू यू, बट आई विल शो यू वन ऑफ द गुड आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रेजेंट challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification? Today's question is about crop diversification. See, इन मॉक क्वेश्चन से ना आपको कुछ पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो होगी होगी, साथ में आपको कुछ पॉइंट्स भी एडिशनल मिल सकते हैं जो कि अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो यू कैन यूज इट इन बोथ वे, राइट। इट्स वेरी इफेक्टिव, डू फॉलो इट। आई कैन रिकमेंड इट बिकॉज इट्स आई नो इट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको इंप्लीमेंट भी किया है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। दो बार पढ़ने के बाद पहले पहले में आपको कीवर्ड्स देखने हैं कि क्या क्या पूछा है, देन थोड़ा क्वेश्चन के बारे में कि एग्जैक्टली क्या पूछा है उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, देन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट, अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब दोबारा देखेंगे एक बार, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के सामने चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है। एंड सेकंड थिंग कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, कैसे ये आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हेल्प कर रहा है या फिर कर सकता है। ऑलराइट, तो आपको ये दो एस्पेक्ट्स है इस क्वेश्चन के अंदर जो कि आंसर करने। तो स्ट्रेट अवे सीधा इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर एज यूजुअल मैंने आपको बताया, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सीधा उसको एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दो। सी हियर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम्स to agricultural production on a particular farm, taking into account the different returns from value-added crops with complementary marketing opportunities. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बट ये एक अच्छी लैंग्वेज है। आई वुड रिकमेंड कि हाँ आप इसको यूज करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एक अच्छा व्यू भी आएगा। बट हाँ, आपको अगर फिर भी टफ लगे आप सिंप्लीफाई भी करके थोड़ा लिख सकते हो अपने टर्म्स में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है कि आपको एक ही फील्ड के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए। उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी रहती है। नहीं तो आप एक ही क्रॉप को ग्रो करे रखोगे तो वो सिर्फ उसी के लायक रह जाता है कहीं ना कहीं। और भी कई सारे इसके सामने बेनिफिट्स भी होते हैं, इश्यूज भी होते हैं, वही हम क्वेश्चन में आपको मेंशन करने हैं, राइट। तो द एम ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज टू इंक्रीज क्रॉप पोर्टफोलियो सो दैट फार्मर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल क्रॉप टू जनरेट देयर इनकम। सी, बहुत अच्छी लाइन है ये। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के फार्मर्स की इनकम भी एक इंक्रीज होती है, डाइवर्सिफाई हुआ है, काफी इनफैक्ट टू फोल्ड थ्री फोल्ड टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करेंगे, उनके अलग अलग प्राइसेस मिलेंगे, नहीं तो एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड होकर रह जाएंगे वो, राइट। तो अगर इन केस की उस सिंगल क्रॉप का प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है उनकी इनकम पे। लेकिन अगर डिफरेंट क्रॉप्स हैं पोर्टफोलियो के अंदर, कई सारी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो, तो उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, कहीं ना कहीं से बराबर हो ही जाता है। तो वो सारे बेनिफिट्स हैं। दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, आई कैन टेल यू। नेक्स्ट, अब सीधा का सीधा एक बार एक बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी देख लेते हैं। ऑल द क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट। एट प्रेजेंट 70 to 80% फार्मर्स हैव लैंड बिलो 2 hectares. To overcome this, existing crop patterns must be diversified with high value crops such as maize, pulses, etc. छोटे छोटे लैंड है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स अगर आप ग्रो करेंगे, राइट। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम भी है, इनफैक्ट हम पहले देख चुके हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो अगर वहां पर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करी जाएंगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। Second, it can tolerate the ups and downs in the price of various farm products and it may ensure economic stability of farming products. अभी हमने देखा कैसे, राइट। ये जो एक ही क्रॉप अगर ग्रो करोगे तो उसके प्राइस बड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं, तो उस चीज से बचाता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको, राइट। इट रेफर्स टू द सडन एडवर्स वेदर कंडीशंस लाइक इरेटिक रेनफॉल। सेम वही चीज है कि इश्यूज बता रखे हैं, मान लो वेदर की वजह से कुछ होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करेगा। इसको आप निगेट भी कर सकते हो, इसको अवॉइड भी कर सकते हो इस लाइन को। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, राइट। माल न्यूट्रिशन की वजह से अगर कई डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करेंगी तभी तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, नहीं तो एक ही क्रॉप से कैसे सारे न्यूट्रिएंट पूरे करोगे आप।
So crops like pulses, oilseeds, horticulture and vegetables can improve socio-economic status by adding quality to the food basket and also improve soil health with the aim of food safety and nutritional purity. I hope ये point समझ में आया होगा. Adoption of crop diversification helps in conservation of natural resources like introduction of legume in rice wheat cropping system which has the ability to fix atmospheric nitrogen to help sustain soil fertility. Very अच्छा एक point है, इसको आप अपनी उसकी लाइन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी नोट्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्या एक लेग्यूम्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होता है, राइट. एक अलग ही वर्स है, आप एंगल चूज कर रहे हो, तो ये पॉइंट आप जरूर अपने नोट्स के अंदर इंसर्ट कर ले, बिकॉज जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा बेनिफिट से पूछ सकते हैं ना वो. दैट इज द रीजन आई हैव इंसर्टेड दिस आल्सो. ये वाले पार्ट मैंने इसीलिए इंक्लूड किया कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए अच्छे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट चैलेंजेस. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. सबसे पहला एक तो टेक्नोलॉजिकल इशू भी आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कहीं ना कहीं, वो भी है, बट देखते हैं. मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप एरिया इन द कंट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. जो जनरल एग्रीकल्चर वाले जो इश्यूज है ना, बिकॉज हमारे यहाँ पर अभी भी इरिगेशन की बहुत कमी है, रेन फेड एग्रीकल्चर चलता है बहुत ज्यादा, तो वही सेम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी होगा. डिफरेंट क्रॉप्स कैसे उगा लोगे जब डिपेंडेंट तो अभी भी रेनफॉल पे ही है, तो वो वाला चैलेंज तो है ही है. Then suboptimal and overuse of resources like land and water cause a negative impact on the environment and sustainability of agriculture. Obviously इतना efficient नहीं है हमारा agriculture, वही जो general agriculture वाले चेंजेस more or less वही है इसमें भी. Second, inadequate supply of seeds and plants of improved cultivars, right? अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज उतनी, अब एक ही क्रॉप क्यों ग्रो कर रहे हैं, लेट्स से राइस और वीट क्यों ग्रो करे जा रहे हैं, बिकॉज उनके रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट बाकी सारे जो क्रॉप्स हैं उनके इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो बहुत बड़ा इशू है कहीं ना कहीं, उनका सप्लाई बहुत लिमिटेड है. फोर्थ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स लेस फेवरिंग मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब छोटे छोटे जो फार्म्स होंगे ना, ऑल्दो उनमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं पॉसिबल है, बट छोटे फार्म्स के अंदर इशू भी बड़े आते हैं क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजिकली उतनी एडवांसमेंट नहीं कर पाते हैं, वहां पर इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा लैंड होगा तब पॉसिबल हो पाता है करना, छोटे लैंड के अंदर बहुत मुश्किल होता है करना, राइट. फोर्थ, कौन सा पॉइंट है अपना, फिफ्थ पॉइंट, पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रूरल रोड्स पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन. वही जनरल, वो जो जनरल आपके एग्रीकल्चर वाले इश्यूज हैं वही वाले चैलेंजेस हैं यहाँ पर, राइट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इशू है, रोड्स नहीं है प्रॉपर, पावर ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स. इनएडुकेट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इशू है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में इशू है. एंड एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, राइट. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जो इशू है उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, राइट. नेक्स्ट, ओके, ओके, नेक्स्ट, वेरी वीक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, राइट. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है अब इंडिया के अंदर, वो भी बहुत बड़ा इशू है. देन रिसर्च नहीं हो पाती हुई है अभी तक, वीक रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर लिंकेजेस. बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इनको कई सारी डिफरेंट उनमें भी यूज कर सकते हो, अलग आंसर्स में यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड. inadequately trained human resources together with persistent and large scale illiteracy among फार्मर्स के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही कम नॉलेज है, मतलब बहुत ज्यादा आउटडेटेड नॉलेज है कहीं ना कहीं, वो भी है क्योंकि लिटरेसी रेट इतना लो है, राइट. होस्ट ऑफ डिसीजेज एंड पेस्ट अफेक्टिंग मोस्ट क्रॉप प्लांट्स, राइट. नेक्स्ट, पुअर डाटाबेस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, डाटाबेस का कमी है, राइट. देन डिक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर द ईयर्स, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे लोग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीछे हटती है एग्रीकल्चर में करने से, राइट. जब तक वो नहीं होगा बात नहीं बनेगी. So these are the challenges. Now let's address the second part of the question, which is the role of the emerging technologies in crop diversification. Now, with the help of IT revolution, farmers are directly connected with the grocery customers, farm to fork model. Directly सीधा का सीधा grocery customers के साथ direct link है, leading to cultivation of high value perishable products. Example big basket, Blinkit, right? ये जो big basket, Blinkit वगैरह ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फार्मर्स के साथ भी लिंकेज बिठा रहे हैं, जो वहां पे टमाटर वगैरह मिलते हैं ब्लिंकिट वगैरह डायरेक्टली फार्म से भी आ रहे हैं, वो भी एक ऑप्शन है, राइट. उसकी वजह से हो रहा है. एक्वापोनिक्स and urban farming are a technique of controlled environment cultivation which help in crop diversification in order to meet the heavy urban demand of perishable items. Okay, now what is aquaponics, sorry. एक्वापोनिक्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हाइड्रोपोनिक्स मतलब फिश वाला जो कल्चर है, फिश कैन एग्जिस्ट विद द
प्लांट्स, राइट, फिश का के साथ प्लांट्स को इकट्ठा ग्रो करा जा सकता है, राइट। तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ही पार्ट है एक। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इनका यूज किया जा सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। अर्बन फार्मिंग टेक्निक्स, दे कैन हेल्प इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, राइट। Then, through financial inclusion and digitization, small farmers and women's self-help groups have been able to ensure crop diversification by credit supply, financial inclusion, right? अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कीम्स का रोल कहा सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से क्या है, गवर्नमेंट अब क्या हो गया, फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है, उसकी वजह से दे कैन मूव टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, दे कैन ट्राई दीज न्यू थिंग्स, दे कैन ट्राई न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, न्यू बेनिफिट्स ओनली, राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लाइक फॉर एग्जाम्पल। Okay, next. In arid areas, technologies like urea deep placement (UDP), polybag nursery farming system, etc., have been introduced by Indo-Israel Agriculture Project. बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आप करंट उसको इंक्लूड कर रहे हो। इंडो इजराइल का तो जो यूरिया डीप प्रोजेक्ट है, प्लेसमेंट प्रोजेक्ट है अपना, तो वो एक एग्जाम्पल है कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, राइट। Soil health management assisted in facilitating right fertilizer usage, developing organic farming and providing GIS based thematic mapping for soil. So ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है, राइट, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो these are some of the examples. Now लास्ट में आप सीधा कंक्लूड करेंगे। मैंने इसके अंदर एक अच्छा कंक्लूजन किया, मैंने दलवाई पैनल, जो दलवाई कमेटी बैठी थी, उनकी रिकमेंडेशन का यूज किया, एक अच्छा वे एंड करने का। आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। So thus going forward, we need to focus on these emerging technologies to make agriculture more industrialized, usher in constructive disruption and promote crop diversification. Right? दलवाई कमेटी का डायरेक्टिव उनका एक रिकमेंडेशन उठाया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो विद दिस आप क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। और भी वे है, बट दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन डेफिनेटली यूज इट। ऑल राइट, सो विद दिस द क्वेश्चन ऑफ द डे इज ओवर। If you have any doubt, you can ask me in the comment section, or you can call on the support number as well. And I want to remind you one more thing. If you are still, आपने अभी भी अगर कोई टेस्ट सीरीज असाइन नहीं करी है, so Avipedia is a wonderful option for you, where we are providing you the NABARD Grade A Phase 2 test series. And the specialty of this test series is it is exactly like the real time environment of the exam. जैसे रियलिटी में एग्जाम होता है वैसे यहाँ पर होगा, डिस्क्रिप्टिव थ्रू कीबोर्ड। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो जो जो इश्यूज आपको एग्जाम के अंदर, उसके टेस्ट सीरीज के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो जितना जल्दी हो सके डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉल ऑन टू आवर सपोर्ट नंबर इन द कमेंट सेक्शन में मैंने सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया, नहीं तो बायो में आपको मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, नंबर पे कॉल करें, जो भी क्वेरीज रिजॉल्व करें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें, फेज 2 के लिए फुल्ली प्रिपेयर रहिए, राइट। प्रिपरेशन के अंदर कोई लैग नहीं चाहिए, पूरा सब कुछ कवर करके जाना होता है, कुछ भी मिस करके नहीं जाना होता। एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट, यही तरीका होता है एग्जाम को क्लियर करने का, और कोई रामबान नहीं होता। आपको सिलेबस पूरा करना है, सारे टॉपिक्स कवर करके जाने, कोई कमी नहीं छोड़नी होती, राइट। सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई सिंसियरली होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही हो तो प्लीज फटाफट अपनी गाड़ी को 4th गियर में लेके आए, किसी भी टाइम रिजल्ट आउट हो सकता है। So with this, I wish you again good luck. Take care. Thank you and bye bye.